राजस्थान के नक्शे में अगर हम देखें तो ये बीच में आपकी अरावली पर्वतमाला है। इस अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्व का ये जो क्षेत्र है, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, ये वाला क्षेत्र आपका मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है वर्तमान में। लेकिन क्या वास्तविकता में प्रारंभ से ही इस भूभाग का नाम मेवाड़ था? तो हमारे सामने एक बात निकल कर ये आती है, शुरुआत में जब भारत पर विदेशी आक्रमण हुए, प्राचीन भारत में जब सिकंदर का आक्रमण हुआ भारत के उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर, उस समय उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की कुछ जनजातियां जो सिकंदर के आक्रमण से बचने के लिए दक्षिण की ओर आई और राजस्थान में आकर वो रुकी। उनमें से एक जनजाति का नाम था शिवी जनजाति, और शिवी जनजाति इस चित्तौड़ वाले क्षेत्र में आके रुक जाती है और यहाँ पर अपना शासन की शुरुआत कर लेती है। इस वजह से इस क्षेत्र को शुरुआत में कहा जाता था शिवी जनपद, जहां पर शिवी जनजाति रहती। और इस शिवी जनपद की राजधानी थी साथियों माध्यमिका, जिसे वर्तमान में नगरी के नाम से जाना जाता है और चित्तौड़ जिले में ये स्थित है। तो प्रश्न आ जाए कि शिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? आंसर होगा हमारा माध्यमिका। प्रश्न आ जाए कि शिवी जनपद के सिक्के किस स्थान से मिले? तो आंसर होगा हमारा नगरी चित्तौड़ से, क्योंकि नगरी चित्तौड़ को ही प्राचीन काल में माध्यमिका के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र की प्राचीनता के कारण इसे प्रागवाट भी कहा जाता है। फिर कुछ समय के बाद यहाँ मेद नामक एक जनजाति आई और उसके क्षेत्र की वजह से इसे मेदपाट कहा जाने लगा, और मेदपाट से ही शब्द बनता है आपका मेवाड़। तो शुरुआत में यहाँ शिवी जनपद हुआ करता था और उस शिवी जनपद की राजधानी माध्यमिका हुआ करती थी, और उस माध्यमिका की पहचान वर्तमान में चित्तौड़ के नगरी नामक स्थान से होती है। इसे प्रागवाट, मेदपाट भी कहा जाता था। वर्तमान में मेवाड़ संभाग के रूप में इसे जाना जाता है। अरावली के दक्षिण पूर्व में ये स्थित है। फिर हम बात करते हैं मेवाड़ के गोहिल वंश की उत्पत्ति से संबंधित, क्योंकि उत्पत्ति से कई प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। तो उत्पत्ति से संबंधित विद्वानों के अलग अलग मत हैं। उनमें सबसे पहला मत ये है कि मेवाड़ के गोहिल वंश के राजा सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। और जैसा कि पिछली क्लासों में मैं जिक्र कर चुका हूं कि एक इतिहासकार, इसका नाम है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, राजस्थान के रोहिड़ा गांव के रहने वाले हैं, बड़े विद्वान इतिहासकार हैं। उन्होंने समस्त राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान बताया और सूर्यवंशी राजपूत वो इन्हें मानते। तो सूर्यवंशी क्षत्रिय मानने वाले जो इतिहासकार हैं उनका नाम है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। दूसरा मत गोहिलों की उत्पत्ति से रिलेटेड आता है कि गोहिल ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों में भी नागर ब्राह्मण थे। साथियों, चौहानों को भी ब्राह्मण बताया है। चौहानों को बिजोलिया शिलालेख में वत्स गोत्रीय कहा है, लेकिन यहाँ डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा गोहिलों को नागर ब्राह्मण यहाँ पर बताया गया है। गोहिलों को नागर ब्राह्मण बताने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर D.R. शर्मा। इसके बाद कि साहब चौहान विदेशी थे, एक मत ये भी आता है। और ऐसा मत मानने वाले व्यक्ति का नाम है अबुल फजल। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में रहा करते थे। अबुल फजल के द्वारा यह बताया गया कि ईरान के नौशेखा आदिल के वंशज ये गोहिल हैं, यानी कि गोहिल के पूर्वजों का संबंध जो है वो ईरान के एक राजवंश के साथ बतलाने की कोशिश अबुल फजल के द्वारा की गई है। इसके बाद अगर देखें तो कर्नेल जेम्स टोड और मोनो तनेरसी, इन दोनों इतिहासकारों का मानना यह है कि मेवाड़ के गोहिल वंश की उत्पत्ति होती है गुजरात के वल्लभी राज्य से। कि गुजरात के वल्लभी में पहले इनका शासन हुआ करता था, इनके पूर्वजों का। फिर वहां से निकलकर गोहिल नाम का एक व्यक्ति इस चित्तौड़ वाले एरिया में आता है
और उस गुहिल के नाम पर ही इस साम्राज्य का नाम गुहिल वंश या गुहिल साम्राज्य पड़ जाता है। तो वल्लभी से इनकी उत्पत्ति, वल्लभी जो गुजरात में है, वल्लभी से इनकी उत्पत्ति बताने वाले इतिहासकार हैं आपके कर्नल जेम्स टोड और मोहम्मद नैन्सी। तो हमने मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति देखी, इस क्षेत्र के प्राचीन नाम देखे और इनकी उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग जो मत इतिहासकारों के द्वारा दिए हुए हैं, चाहे वो सूर्यवंशी क्षत्रियों का मत हो, चाहे वो विदेशी होने का मत हो, चाहे गुजरात के वल्लभी से इनकी उत्पत्ति का मत हो, चाहे ब्राह्मणों से या नागर ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति का मत हो, ये सारे मत इतिहास में हमारे सामने मौजूद है। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं इस वंश के शासकों की और कहानी समझते हैं कि इस वंश का नाम गुहिल वंश क्यों रखा गया। साथ ही इस वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है गुहादित्य और इस गुहादित्य के द्वारा 566 ईस्वी में इस गुहिल वंश की स्थापना की गई। जानकारी मिलती है कि इनके पिता शिलादित्य थे और इनकी माता का नाम पुष्पावती था। शिलादित्य गुजरात के वल्लभी के राजा हुआ करते थे। जब ये गुहिल नाम का बालक पुष्पावती के गर्भ में था, तब सपने में इनके ये आया कि अगर गुजरात से निकलकर मेवाड़ में अम्बा माता के मंदिर में अगर आप इस समय दर्शन करते हो माता मंदिर के, तो ये जो बच्चा आपके गर्भ में है बड़ा पराक्रमी, बड़ा वीर योद्धा बनेगा बड़ा होकर। तो गर्भावस्था में रानी पुष्पावती जो है वो वल्लभी से रवाना होती है और मेवाड़ में अम्बा माता के मंदिर में आकर आशीर्वाद प्राप्त करती है। लेकिन इसी समय घटना ये घटित हुई कि जब पुष्पावती मेवाड़ आई हुई थी तो वल्लभी पर पड़ोसी राज्यों का आक्रमण हुआ और जब वल्लभी पर आक्रमण हुआ तो वल्लभी को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया और वल्लभी के राजा शिलादित्य इस युद्ध के अंदर मारे गए। वल्लभी पूर्ण रूप से उजड़ चुका था। वल्लभी की जो राजधानी थी आनंदपुर बड़नगर, वो भी पूर्ण रूप से तहस नहस हो चुकी थी। जब रानी पुष्पावती वापस दर्शन करके वापस जब वल्लभी को लौट रही थी, तब मार्ग में किसी ने इन्हें बताया कि वहां जाने से अब कोई मतलब नहीं है, वल्लभी समाप्त हो चुका है और राजा शिलादित्य की भी मृत्यु हो चुकी है। तब रानी पुष्पावती के ये वीरतापूर्ण शब्द थे कि कोई बात नहीं, अगर राजा शिलादित्य मारे गए, वल्लभी समाप्त हो गया, हमारा नगर खत्म हो गया, हमारा साम्राज्य खत्म हो गया, तो अब मुझे मेरे व्रत का पालन करना चाहिए, मुझे मेरे पत्नीव्रता धर्म का पालन करना चाहिए और मुझे उनके साथ सती होना है, इसलिए मैं अब वल्लभी जरूर जाऊंगी। लेकिन किसी ऋषि के द्वारा इन्हें समझाया गया कि आप सती हो सकते हो, ये आपका धर्म है, ये आपके लिए अभिमान की बात है, लेकिन शास्त्र गर्भावस्था में किसी को सती होने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसकी भी मौत होगी और एक साथ दो मौत सती प्रथा के अंदर वर्जित है। अगर आप गर्भावस्था में नहीं होते तो आप सती व्रत का पालन कर सकते थे, लेकिन आप वर्तमान में गर्भावस्था में हो तो आप सती नहीं हो सकते। ऐसी कंडीशन में इस बालक को जन्म देना जरूरी था, क्योंकि शिलादित्य का कोई ना कोई वंशज तो इस धरती पर लेकर आना था। तब बताया जाता है कि एक ऋषि के पास एक गुफा में कुछ समय के लिए ये महिला रुकी और उसी गुफा में इस बच्चे का जन्म हुआ और गुफा को कहा जाता है गुहा और गुहा में जन्म लेने के कारण इस बच्चे का नाम गुहिल रखा गया, इस वंश का नाम गुहिल रखा गया। तो कई जगह इसका नाम गुहिल मिलता है, कई जगह इसका नाम गुहादित्य मिलता है। इसी गुहादित्य या इसी गुहिल के नाम पर इस वंश का नाम गुहिल वंश रखा गया। लेकिन इस वंश का जो संस्थापक है वो तो गुहिल को माना जाता है, लेकिन गुहिल ने कोई साम्राज्य का निर्माण नहीं किया, किसी किले को इन्होंने नहीं जीता, अपनी राजधानी इन्होंने नहीं बनाई, इसलिए इन्हें केवल गुहिल वंश का संस्थापक ही माना जाता है। जबकि गुहिल वंश का
वास्तविक संस्थापक जो है वो माना जाता है साहब बप्पा रावल। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बप्पा रावल, क्योंकि बप्पा रावल ही पहला वो आदमी था जिसने गुहिल साम्राज्य का निर्माण किया, एक बड़े भूभाग को अपने अंतर्गत लेके आया, गुहिलों के साम्राज्य का विस्तार किया। इसीलिए इस बप्पा रावल को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बप्पा रावल इसकी उपाधि थी, जबकि इसका वास्तविक नाम था कालभोज। हारित ऋषि का शिष्य था, और हारित ऋषि जो है पाशुपत संप्रदाय को मानने वाले ऋषि थे। पाशुपत संप्रदाय जो शैव धर्म का ही एक संप्रदाय है, उस धर्म के ही उपासक थे, और बप्पा रावल हारित ऋषि की गायें चराया करते थे, उन ऋषि के शिष्य थे। और बताया जाता है कि उन्हीं हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के मौर्य वंशी राजा मानमौर्य को हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। और ये चित्तौड़ पहला किला था जो गुहिल साम्राज्य के अंतर्गत जीता गया था, या गुहिल साम्राज्य किसी राजा के द्वारा जीता गया था। तो बप्पा रावल जो हारित ऋषि का शिष्य था, और हारित ऋषि के ही आशीर्वाद से चित्तौड़ का किला इन्होंने राजा मानमौर्य को हराकर 734 ईस्वी में प्राप्त किया था। फिर बप्पा रावल के द्वारा उदयपुर के निकट नागदा शहर की स्थापना की गई, और नागदा को अपनी राजधानी बनाया गया। तो नागदा को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति आपका बप्पा रावल है। इसी नागदा में बप्पा रावल के द्वारा, नागदा के पास में गांव पड़ता है कैलाशपुरी, उस कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण भी बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया। एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण इसने करवाया, और एकलिंगनाथ जी को कहा जाता है साहब मेवाड़ का अधिपति। इन्हें माना जाता है मेवाड़ का अधिपति, मतलब मेवाड़ के जो शासक हैं इन्हें अपना स्वामी मानते हैं, और एकलिंगनाथ जी के सेनापति के रूप में, उनके दीवान के रूप में शासन का संचालन करते हैं। यानी कि जनता तो अपना शासक मानती है मेवाड़ के राजाओं को, लेकिन राजा खुद को दीवान मानते हैं और असली शासक मानते हैं एकलिंगनाथ जी को। तो एकलिंगनाथ जी मेवाड़ के गुहिल वंश के कुल देवता है, और शिव के ये रूप हैं। नागदा कैलाशपुरी में इनका मंदिर बना हुआ है। ये बप्पा रावल ही वो पहला आदमी था जिसने मेवाड़ में सबसे पहले मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की थी। यानी कि मेवाड़ में सर्वप्रथम मुद्रा प्रचलन का श्रेय भी बप्पा रावल को ही दिया जाता है। तो बप्पा रावल गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसका असली नाम कालभोज था, हारित ऋषि का शिष्य था, और हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही 734 ईस्वी में इन्होंने चित्तौड़ के मानमौर्य राजा को हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया था। फिर इन्होंने नागदा शहर की स्थापना की, नागदा को अपनी राजधानी बनाया, और नागदा के निकट कैलाशपुरी में मेवाड़ के अधिपति, मेवाड़ के कुल देवता एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया। इन्हीं के द्वारा मेवाड़ में सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन किया गया, यानी कि मुद्रा प्रणाली की शुरुआत का श्रेय भी बप्पा रावल को दिया जाता है। और बप्पा रावल की तुलना एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है सीवी वैद्य। सीवी वैद्य के द्वारा बप्पा रावल की जो तुलना है वो की जाती है एक फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल। चार्ल्स मार्टेल एक फ्रांसीसी सेनापति था, और आधुनिक भारत में जब व्यापारिक कंपनियां, यूरोपियन व्यापारिक कंपनियां भारत में आती है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी प्रकार फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, फ्रांस की भी एक कंपनी आई थी। और फ्रांसीसी कंपनी का सेनापति हुआ करता था चार्ल्स मार्टेल, जिसने मुगल सेना को मुगल सेना के क्षेत्र में घुसकर, उनके घर में घुसकर मारा था। उसी प्रकार इस बप्पा रावल की तुलना जब चार्ल्स मार्टेल से की जाती है, तो हमारे सामने एक प्रसंग यह आता है कि यही वो समय था जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे।
और मुस्लिम आक्रमण का सामना करने वाले सबसे बड़ी शक्ति भारत में गुर्जर प्रतिहार थे। चौहान, गोहिल, ये सब उनके सामंत हुआ करते थे। ये बप्पा रावल खुद नागभट्ट द्वितीय के साथ नागभट्ट द्वितीय का सामंत हुआ करता था। तो जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुए तो गुर्जर प्रतिहारों के जो बाकी सामंत थे या उनके जो सेनापति थे, उन्होंने उन आक्रमणकारियों का सामना करने से इनकार कर दिया। लेकिन ये जो बप्पा रावल था, ये इतना पराक्रमी, इतना दमदार व्यक्ति था कि कुछ थोड़े बहुत सैनिकों को लेकर उन आक्रमणकारियों का पीछा करने के लिए निकल गया और न केवल उनको भारत से मार के भगाया, बल्कि उनके क्षेत्र में जाकर, उनके अरब प्रदेश में जाकर, पूरे अफगानिस्तान गजनी वाले क्षेत्र में जाकर उनके घर में घुसकर उनको मार के आया और वहां पर अपने भांजे को नियुक्त करके आया। और जब वापस लौट के मेवाड़ आ रहा था तो रास्ते में जितने मुस्लिम प्रांत थे उन सारे मुस्लिम प्रांतों में लूटपाट करते हुए आया। और ये वही बप्पा रावल है जिसने पाकिस्तान को भी जीता और पाकिस्तान में आज भी एक शहर रावलपिंडी इस बप्पा रावल के नाम पर बसा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि जिन इतिहासकारों ने इतिहास लिखा उनमें बप्पा रावल के पन्ने कहीं खो गए। बप्पा रावल को जो सम्मान इतिहास में मिलना चाहिए था वो सम्मान बप्पा रावल को नहीं मिल पाया। तो बप्पा रावल वो योद्धा था जो अरब आक्रमणकारियों को उनके घर में उसके मार के आया था और मुट्ठी भर सेना के साथ। तो ये थे बप्पा रावल जी, जिन्हें मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बप्पा रावल के बाद अगला जो शासक आता है इनका नाम है अल्लट और प्यार से लोग इन्हें आलू रावल कहते हैं। अल्लट इनका वास्तविक नाम है और आलू रावल इनको प्रेम से कहा जाता है। अल्लट या आलू रावल जी बड़े दमदार आदमी थे साहब। एक बार कहीं घूमने गए हुए थे, किसी अभियान पर गए हुए थे, तो एक विदेशी जाति थी हूण जाति, और हूण जाति की राजकुमारी थी। उस राजकुमारी का नाम था हरिया देवी। उस राजकुमारी का नाम था हरिया देवी। हूण राजकुमारी हरिया देवी इन्हें पसंद आ गई और इन्होंने हरिया देवी से विवाह कर लिया। इसी विवाह को राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह भी माना जाता है। कि साहब जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से विवाह किया गया, वो भारतीय इतिहास का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। उसी प्रकार हमारे राजस्थान में भी एक योद्धा ऐसा था, मेवाड़ के गोहिल वंश का अल्लट आलू रावल, जिसने विदेशी लड़की से विवाह किया, हूण राजकुमारी, जिसका नाम था हरिया देवी। अब समझने की दृष्टि से अगर हम समझे तो जब ये किसी विदेशी लड़की से शादी करके लाएगा तो वो क्या घर का काम कर सकती है क्या? एक तो वो विदेशी, दूसरा वो राजकुमारी, और तीसरा लव मैरिज करके लेके आया है, तो काम वाम करने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। इसलिए मजबूरन इसको अपने राज्य में नौकरशाही का गठन करना पड़ेगा। तो हूण राज्य राजकुमारी हरिया देवी से इन्होंने विवाह किया और मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन भी इन्हीं के द्वारा किया गया। एक मजाक की बात थी कि नौकरशाही का गठन इस वजह से किया गया। नौकरशाही का मतलब है कि अपने साम्राज्य में अधिकारियों की नियुक्ति की गई। कई प्रकार के अधिकारी, जैसे संधि विग्रह की नियुक्ति की गई, अक्षपटलिक एलडीसी की नियुक्ति की गई। कई अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग नौकरियां इनके द्वारा निकाली गई। ये मोटी मोटी बात हम समझ सकते हैं। तो मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन भी इनके द्वारा किया गया। फिर साहब हूण राजकुमारी है। हरिया देवी जब शादी होकर नागदा आई तो नागदा तो एक गांव था
तो खून राजकुमारी का मन नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने ऐसे बैठे बैठे शिकायत करी कि मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने शादी करके मुझसे, मेरा तो मन नहीं लगता इस गांव के अंदर, मैं कभी रही नहीं गांव में, तो मेरे लिए एक शहर की स्थापना करवाई जाए। तब जाकर इस अल्लट के द्वारा उदयपुर के निकट एक शहर बसाया गया, वो था आहड़। आहड़ शहर की स्थापना इनके द्वारा करवाई गई और आहड़ को ही फिर अपनी राजधानी बनाया गया। राजा के लिए वहां महलों का निर्माण करवाया गया और उन्हीं महलों में पूर्ण राजकुमारी हरिया देवी को रखा गया। तो आहड़ की स्थापना अल्लट के द्वारा की गई थी और आहड़ में एक वहां मंदिर का निर्माण भी अल्लट के द्वारा करवाया गया था। तो अल्लट के संदर्भ में हमने 3-4 बातें पढ़ी। पहला कि हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, जो राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। दूसरा, मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन अल्लट के द्वारा किया गया। तीसरा, आहड़ की स्थापना भी अल्लट के द्वारा की गई और आहड़ को राजधानी बनाया गया अल्लट के द्वारा। अल्लट के बाद अगला जो शासक आता है हमारे सामने, वो है साहब शक्ति सिंह जी। शक्ति सिंह जी के समय मालवा के परमार राजा मुंज ने, मालवा के परमार राजा मुंज ने चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया साहब। तो बप्पा रावल ने चित्तौड़ का किला मानमोरी से जीता था और शक्ति सिंह तक आते आते चित्तौड़ का किला परमार शासक मुंज ने जीत लिया था। इसी परमार शासक मुंज का एक उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था साहब भोज परमार। और इस भोज परमार के द्वारा चित्तौड़ के किले में एक मंदिर बनवाया गया। इस मंदिर का नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर। आगे जब हम पढ़ेंगे राणा कुंभा के पिता राणा मोकल के बारे में, तब हमारे सामने ये आएगा कि राणा मोकल के द्वारा चित्तौड़ के किले में एक समिधेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसे मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और मोकल मंदिर मूल रूप से त्रिभुवन नारायण मंदिर था, जिसका निर्माण भोज परमार के द्वारा करवाया गया था। तो यही त्रिभुवन नारायण मंदिर आगे जाके इसको रिनोवेट करवाया जाएगा मोकल के द्वारा, और इसी को समिधेश्वर महादेव मंदिर के नाम से फिर जाना जाने लगेगा, या मोकल मंदिर के नाम से इसको जाना जाने लगेगा। ठीक है साथियों, तो ये शक्ति सिंह जी की चर्चा है। अगले शासक की अगर मैं बात करूं तो यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि ये इतिहास के विद्यार्थियों के सामने एक बड़ी विडंबना रहती है। पहली बार जो विद्यार्थी इतिहास पढ़ते हैं कि सर कुछ शासकों के आगे तो हम रावल उपाधि का प्रयोग करते हैं, कुछ के आगे हम राणा उपाधि का प्रयोग करते हैं, कुछ किताबों में सिसोदिया वंश लिखा मिलता है तो कुछ किताबों के अंदर गुहिल वंश लिखा हुआ मिलता है। ये वास्तविकता में कहानी क्या है? तो साथियों, ये जो कहानी है, ये कहानी रण सिंह जी के समय से शुरू होती है। रण सिंह जी के बारे में अगर हम देखें तो रण सिंह जी के समय ये गुहिल वंश जो है वो रावल और राणा शाखा में विभाजित हो गया, क्योंकि रण सिंह जी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम राहत था और छोटे बेटे का नाम शेम सिंह था। वास्तविकता में तो जो बड़ा बेटा है वही उत्तराधिकारी बनना चाहिए था, लेकिन ये अयोग्य था। बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर का, तो ये खजूर के पेड़ थे राहत जी, और रण सिंह का छोटा बेटा शेम सिंह जो योग्य था उत्तराधिकारी बनने के। इसलिए रण सिंह जी ने शेम सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और अगला शासक बन गया आपके शेम सिंह जी। लेकिन अब राहत जो है, इस राहत को भी तो कुछ ना कुछ दिया जाएगा। भाई एक बेटे को जब पूरा साम्राज्य संभाला दिया तो दूसरे बेटे को भी कुछ तो दो।
वो अपने परिवार का गुजारा कैसे करेगा? इसलिए एक गांव था सिसोदा गांव, मेवाड़ क्षेत्र में एक गांव हुआ करता था, एक जागीर हुआ करती थी सिसोदा गांव। तो सिसोदा गांव की जागीर राहब को दे दी गई कि साहब यहां से जो भी टैक्स आएगा, जो भी राजस्व आएगा, उसको वसूल करो, अपने परिवार का खर्चा चलाओ। तो एक बेटा शेर सिंह तो बन गया मेवाड़ का अगला राजा, और दूसरा बेटा राहब जो है वो बन गया सिसोदा गांव का जागीरदार। और सिसोदा गांव का जागीरदार होने के कारण ही इस राहब के वंशज सिसोदिया कहलाए। राहब के वंशज सिसोदा गांव के जागीरदार होने के कारण सिसोदिया कहलाए। तो गुहिल वंश में ही एक शाखा सिसोदा गांव के जागीरदारों की सिसोदिया कहलाती है। और इस राहब के जो वंशज हुए, इन वंशजों के आगे जो टाइटल लगता है वो है राणा। राणा, महाराणा, वो इन सिसोदा गांव के जो वंशज हैं इनके आगे लगता है। जैसे राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, वो सब इस वाले वंश के हैं। इधर ये जो शेर सिंह का वंश है, इस वंश के आगे जो टाइटल लगता है वो है रावल। जैसे रावल जयत्र सिंह, रावल कुमार सिंह, रावल तेज सिंह, रावल समर सिंह, रावल रतन सिंह। तो ये रावल टाइटल जो है वो इस वाली शाखा के लगता है। याद रखना, रण सिंह के दो बेटे हैं, एक का नाम है राहब, एक का नाम है शेर सिंह। राहब बड़ा बेटा है, शेर सिंह छोटा बेटा है, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी ये योग्य है, इसलिए उत्तराधिकारी तो बना दिया गया शेर सिंह को। मेवाड़ का राज्य सौंप दिया गया शेर सिंह को, और बड़े बेटे राहब को सौंप दी गई सिसोदा गांव की जागीर। और सिसोदा गांव के जागीरदार होने के कारण ये कहलाए सिसोदिया। और सिसोदिया के जो राजा हुए, सिसोदिया वंश के, उनके नाम के आगे टाइटल लगता है राणा। अब शेर सिंह के दो बेटे थे, एक बेटे का नाम सामंत सिंह और दूसरे बेटे का नाम कुमार सिंह था। ये सामंत सिंह और ये कुमार सिंह। शेर सिंह के बाद सामंत सिंह अगला राजा बना, लेकिन सामंत सिंह के समय एक घटना ये घटित हुई कि जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीतु, एक महान राजा कीर्तिपाल चौहान, उस कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार जमा लिया। इसी वजह से ये सामंत सिंह चित्तौड़ छोड़कर डूंगरपुर बांसवाड़ा, जिसे सम्मिलित रूप से वागड़ कहा जाता है, उस वागड़ क्षेत्र में चला जाता है और वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना इस सामंत सिंह के द्वारा कर दी जाती है। फिर कुछ समय बाद इस सामंत सिंह का जो भाई था कुमार सिंह, वो कीर्तिपाल चौहान से वापस चित्तौड़ छीन लेता है और पुनः चित्तौड़ पर शासन करना शुरू करता है। तो वागड़ के गुहिल वंश का संस्थापक माना जाए तो वो माना जाता है सामंत सिंह को। और फिर कुमार सिंह के वंशज हुए जयत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और रावल रतन सिंह। साथियों, रावल रतन सिंह जो है, इस रावल शाखा का आखिरी शासक था। वो कैसे? अब देखो आप, इस रावल रतन सिंह के समय 1303 में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ और रानी पद्मिनी ने जोहर किया। गोरा बादल और रावल रतन सिंह लड़ते हुए मारे गए और रावल रतन सिंह का पूरा वंश जो है यहां पर समाप्त हो गया। इसी युद्ध में हिस्सा लेने के लिए इस राहब का एक बेटा था जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह। ध्यान से सुनना दोस्तों, आंख और कान खोलकर। लक्ष्मण सिंह, इस लक्ष्मण सिंह के 7 बेटे थे साहब। इस लक्ष्मण सिंह के 7 बेटे थे। तो जब चित्तौड़ पर
अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, तब लक्ष्मण सिंह जी के दिमाग में आया कि चलो ठीक है, जो पिछले पूर्वजों ने हमारे साथ किया, एक छोटी सी जागीर सिसोदा गांव की हमें दे दी, कोई बात नहीं है, लेकिन आज समय ये आ गया कि रावल रतन सिंह, जिसकी रगों में हमारा ही खून दौड़ रहा है, वो हमारी सहायता के लिए परेशान है, उसे हमारी सहायता की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किले को घेरे हुए खड़ा है। रानी पद्मिनी को आज हमारी आवश्यकता है। तो सिसोदा गांव के जागीरदार लक्ष्मण सिंह अपने 7 बेटों को साथ लेकर अलाउद्दीन खिलजी का सामना करने के लिए चित्तौड़ चले जाते हैं। और 1303 में जो ये भीषण नरसंहार देखने को मिलता है, उसमें लक्ष्मण सिंह और उसके 7 बेटे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इन्हीं 7 बेटों में से एक बेटे का नाम था साहब अरी सिंह। इन्हीं 7 बेटों में से एक पुत्र का नाम था अरी सिंह, और इस अरी सिंह का बेटा था जिसका नाम था राणा हमीर। ये अब अगला शासक बनेगा, क्योंकि साथियों 1303 में रावल रतन सिंह को पराजित किया गया। रावल रतन सिंह की ओर से लड़ते हुए सिसोदा गांव के लक्ष्मण सिंह और उसके 7 बेटे मारे गए, और इस 1303 में चित्तौड़ पर अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का। 1303 से लेकर 1326 तक ये जो 23 सालों का शासनकाल है, इस 23 साल के शासनकाल में चित्तौड़ पर इन गुहिल वंश के शासकों का शासन नहीं था। इस पर मुस्लिमों का शासन था, अलाउद्दीन खिलजी का शासन था, और अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो खिलजियों के बाद तुगलक वंश आया, उस तुगलक वंश के शासकों का शासन चित्तौड़ पर रहा। यानी कि बीच की ये जो 23 साल की समयावधि है, इस 23 साल की समयावधि में चित्तौड़ गुहिलों के हाथ में नहीं था। 23 साल बाद इन 7 पुत्रों में से एक पुत्र अरी सिंह था। अरी सिंह का बेटा राणा हमीर 23 साल बाद मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित करके चित्तौड़ को वापस गुहिलों के अधिकार में लेता है, और पहला राणा शाखा का पहला शासक बनता है, क्योंकि रावल शाखा तो खत्म हो चुकी है रतन सिंह के टाइम पे। तो राणा शाखा की शुरुआत राणा हमीर के साथ होती है, और राणा हमीर को इतिहास में विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है। विपरीत परिस्थितियों में शेर के समान सामना करने वाला शासक, इसी राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धार करने वाला। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसी राणा हमीर को प्रबल हिंदू सम्राट की उपाधि दी जाती है। तो साथियों, ये रावल शाखा और राणा शाखा, इसका जो विभाजन हुआ, या गुहिल और सिसोदिया शाखा जो बराबर साथ साथ चली, इसकी शुरुआत रण सिंह जी के समय से होती है। अब वापस आ जाओ रण सिंह पे, पूरी कहानी में घूम घुमाने के बाद। रण सिंह अल्लाह के बारे में हमने देखा था, शक्ति सिंह जी के बारे में देखा था। शक्ति सिंह जी के बाद रण सिंह जी अगले शासक बने, और रण सिंह जी के बाद ये रावल शाखा और राणा शाखा अपने अस्तित्व में आई। फिर रण सिंह के बाद श्याम सिंह, श्याम सिंह के बाद सामंत सिंह, सामंत सिंह के बाद कुमार सिंह, और कुमार सिंह के बाद जेत्र सिंह जी अगले शासक बनते हैं। इधर राणा हमीर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन राणा हमीर पढ़ने से पहले हमें जेत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं रावल जेत्र सिंह जी के बारे में। रावल जेत्र सिंह जी का जो समय था, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल इस समय को कहा गया। रावल जेत्र सिंह जी वो शासक थे जिन्होंने दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासनकाल देखा।
नासिरुद्दीन महमूद, बलबन वो इन्हीं के समकालीन थे। रावल जेत्र सिंह जी के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है भूताला का युद्ध, जो हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। साथियों, ये भूताला का युद्ध 1227 में लड़ा गया और भूताला का युद्ध जेत्र सिंह जी और इल्तुतमिश के बीच लड़ा गया। और इस युद्ध में जेत्र सिंह जी ने इल्तुतमिश को दौड़ा दौड़ा कर मारा। तो इस युद्ध में विजय किसकी हुई? जेत्र सिंह जी की विजय हुई। और इल्तुतमिश को चप्पल हाथ में लेके दौड़ना पड़ा वापस दिल्ली। लेकिन इल्तुतमिश हालांकि हार गया इस युद्ध में, लेकिन उसने राजधानी नागदा को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था। इस युद्ध में, भूताला के युद्ध में रावल जेत्र सिंह जीता, इल्तुतमिश हारा, लेकिन इल्तुतमिश ने राजधानी नागदा को नष्ट कर दिया था। इसलिए जेत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। देखो यहाँ 3 राजधानियां तो बन चुकी है। बप्पा रावल के द्वारा नागदा को राजधानी बनाया गया, अल्लट के द्वारा आहड़ को अपनी राजधानी बनाया गया, और अब मेन राजधानी चित्तौड़ बनेगी जो जेत्र सिंह के समय बनेगी। तो राजधानी नागदा को नष्ट करने के बाद चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक था जेत्र सिंह। जेत्र सिंह जी के बाद अगले राजा बनते हैं तेज सिंह जी। तेज सिंह जी के समय की 2 घटनाएं हैं, दोनों बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। बड़ी कैसे? एक तो इनकी उपाधि बहुत बड़ी है। इनकी उपाधि है उमापति वार लब्ध प्रौढ़ प्रताप। एक दो बार बोलो, देखें, उमापति वार लब्ध प्रौढ़ प्रताप, ये उपाधि इनकी है। दूसरी उपाधि इनकी महाराज धीराज है। एक इनके समय एक चित्रित ग्रंथ की रचना हुई साहब। चित्रित ग्रंथ लिखा गया, चित्रित ग्रंथ की रचना हुई, और उस चित्रित ग्रंथ का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कई बार क्वेश्चन बनता है यहां से, कई बार पूछा जाता है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाता है। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो इसकी रचना 1260 ईस्वी में कमल चंद्र के द्वारा की गई। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। कमल चंद्र के द्वारा यह चित्रित किया गया, इसकी रचना की गई। और किसके समय पर? तो रावल तेज सिंह जी के समय पर। तो जेत्र सिंह और तेज सिंह के बाद मेवाड़ का जो अगला राजा बनेगा उसका नाम है साहब समर सिंह जी। और समर सिंह जी के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं कि समर सिंह जी वो आदमी थे, जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात जा रही थी तो रास्ता नहीं दिया था, और जब अगर रास्ता दिया तो उनसे टैक्स वसूला था। तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में कहीं ना कहीं कसक थी कि टैक्स लेने का बदला तो समर सिंह से लिया जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स करने वाला व्यक्ति रावल समर सिंह जी। समर सिंह जी के 2 पुत्र थे साहब। एक बेटे का नाम था कुंभकर्ण और एक बेटे का नाम था रावल रतन सिंह। ये वही रावल रतन सिंह है जिसके समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होगा। ये वही रावल रतन सिंह है जिनकी पत्नी रानी पद्मिनी पूरे इतिहास में प्रचलित है। पूरे इतिहास में रानी पद्मिनी के बलिदान को याद किया जाता है। कुंभकर्ण के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि साहब ये नेपाल चले गए थे और नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। वही इनके जो दूसरे बेटे थे रावल रतन सिंह जी, उनके इतिहास में बड़े पद चिन्ह हैं। तो अब अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो है रावल रतन सिंह जी। रावल रतन सिंह जी के इतिहास को पढ़ने से पहले
थोड़ा हम बैकग्राउंड देखें तो 1302 से लेकर 1303 तक केवल एक वर्ष के लिए इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया। इनकी पत्नी का नाम पद्मिनी था, सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी, राजा गंधर्व सेन की ये बेटी थी और इनके पास एक तोता था जिसका नाम था हीरामन तोता, जो मनुष्य की हूबहू आवाज निकालने के लिए प्रसिद्ध है। तो रावण रतन सिंह जी की पत्नी सिंगल द्वीप की राजकुमारी गंधर्व सेन जी की बेटी थी। रावण रतन सिंह जी की जानकारी के बारे में और रावण रतन सिंह जी के समय की सबसे बड़ी घटना है अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण। 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया और इसी दौरान चित्तौड़ का पहला साका देखने को मिला। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 स्त्रियों ने जौहर किया। रावण रतन सिंह और उनके सेनापति गोरा और बादल इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ये सारी जानकारियां जो हमें मिलती है या रतन सिंह की जानकारी के जो स्रोत हैं वो इन ग्रंथों से मिलती है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है पद्मावत का। और इस पद्मावत को लिखने वाला व्यक्ति था मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा ग्रंथ है साहब पद्मिनी चरित्र, और इस पद्मिनी चरित्र की रचना की थी लब्धोदय के द्वारा, गोरा बादल चौपाई आचार्य हेमरत्न के द्वारा लिखी गई, और खजाइन उल फुतू अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई, जिसे तारीख अलाई के नाम से भी जानते हैं। और मैंने बताया था कि इस खजाइन उल फुतू तारीख अलाई में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के स्पेशली राजस्थान अभियानों का वर्णन किया है। तो रावण रतन सिंह जी के समय की जो सबसे बड़ी घटना है वो है चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। आइए देखते हैं किस प्रकार आक्रमण हुआ। चलो उससे पहले हम थोड़ी सी एक पृष्ठभूमि ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया, इस आक्रमण के क्या कारण थे, सबसे पहले हम ये देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर जो आक्रमण हुआ उसके लिए कौन से कारण जिम्मेदार थे, कौन से कारण उत्तरदायी थे। सबसे पहला कारण था, और मेरी नजर में सबसे मेन कारण भी यही था, कि साहब समर सिंह जी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स वसूल किया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी के मन में भड़ास थी कि जब टैक्स वसूला तो अब उसका हर्जाना भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने नाराज होकर चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए आक्रमण कर दिया। दूसरा जो सार्वभौमिक रीजन है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। तीसरा चित्तौड़ के किले का सामरिक महत्व। सामरिक महत्व का मतलब यह है साथियों कि चित्तौड़ का किला दिल्ली और गुजरात जाने वाले व्यापारिक मार्ग के बीच में पड़ता था। तो चित्तौड़ अगर दिल्ली के अधिकार में आ जाता, चित्तौड़ अगर खिलजियों के अधिकार में आ जाता तो गुजरात पर भी आराम से नियंत्रण रखा जा सकता था, व्यापार पर आराम से पकड़ बनाई जा सकती थी। तो चित्तौड़ के किले का सामरिक महत्व भी था। दूसरी बात, चित्तौड़ का किला अपने आप में एक अद्भुत निर्माण है, शक्तिशाली किला है, और कोई भी राजा ऐसे शक्तिशाली किले को जीतना ही चाहेगा। और चौथा जो कारण बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी साहब रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, उसकी सुंदरता से मोहित था। ये बताते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जिनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया पद्मावत। मेरी नजर में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया पद्मावत, वो इतिहास का सबसे फर्जी ग्रंथ है साहब। इतिहास का सबसे धुप्पड़ डुप्लीकेट रचना अगर किसी को कही जाए, सबसे झूठी रचना अगर किसी को कहा जाए, तो वो था मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत। ऐसा इसलिए है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मिनी की सुंदरता का जो रोचक वर्णन इस ग्रंथ में दिया है, वो देखने पर, सुनने पर, पढ़ने पर ये लगता है
कि या इतना रोचक वर्णन करने वाला व्यक्ति या तो रानी पद्मिनी के सामने बैठ के उसका वर्णन कर रहा है, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने इस ग्रंथ की रचना की 1545 के आसपास, शेरशाह सूरी के समय पर। और रानी पद्मिनी का जो ये वाक्य बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है 1303 का वाक्य, लगभग 200 सवा 200 सालों का गैप इन दोनों के बीच में। रानी पद्मिनी जो मेवाड़ की महारानी बनी वो 1303 की घटना है, और किताब लिखी गई पद्मावत 200 साल बाद 1545 में। तो या तो रानी पद्मिनी 250 सालों तक जिंदा रही होगी, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी 250 साल पहले पैदा हुआ होगा। तो पहला झूठ तो इसका ये पकड़ में आता है। इसकी कहानी के हिसाब से ये होता है साहब कि एक तोता श्रीलंका से सिंगल द्वीप जिसमें बताया गया है उसके सामने, तो श्रीलंका से अगर हम निकालें तो कहानी ये बनती है कि श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की पुत्री पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि सिंगल द्वीप में एक तोता था जो रानी पद्मिनी को पसंद करता था। उस तोते ने एक बार पद्मिनी को प्रपोज कर दिया रानी पद्मिनी को। राजा गंधर्व सेन को इस बात की जानकारी मिली और राजा गंधर्व सेन ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि इस तोते को पकड़ के लाओ और इसको दरबार में पेश करो। तोते को दरबार में पेश किया गया और गंधर्व सेन ने उस तोते को मारने के आदेश दिए, तो सैनिक उसे जंगल में मारने के लिए ले गए। वहां तोते ने थोड़ी चालबाजी करते हुए उनके हाथों से, सैनिकों के हाथों से वो तोता निकल गया और वो तोता उड़ता उड़ता मेवाड़ आ गया। कुछ बताते हैं कि साहब ये बिकता बिकता मेवाड़ आ गया, किसी पक्षियों के बेच से डाकुओं के गिरोह के साथ ये मेवाड़ आ गया। जैसा भी रहा ये मेवाड़ आ गया। मेवाड़ में रावल रतन सिंह जी के पास जब ये पहुंचा तो रावल रतन सिंह जी को पद्मिनी के किस्से सुनाने लगा। पद्मिनी ऐसी, पद्मिनी वैसी, पद्मिनी ये, पद्मिनी वो। रावल रतन सिंह जी का दिमाग बैठे बैठे खराब हो गया। कहा कि तोते जिस तरीके से तो सुंदरता का वर्णन कर रहा है तो उस हिसाब से तो उसकी आंखें ऐश्वर्या राय जैसी होगी, उसकी चाल हिरण जैसी होगी, उसका नाक नक्श इस प्रकार का होगा जिस प्रकार से तू चरित्र चित्रण कर रहा है। अब तेरे कहने पर मैं सिंगल द्वीप चला भी जाऊं और उसके दर्शन कर भी आऊं, लेकिन अगर तेरी बात झूठ निकली तो ये मान लेना कि गंधर्व सेन ने तो तुझे मारा या नहीं मारा, मैं तेरी मुंडी मरोड़ दूंगा, इस बात का भी ध्यान रखना। तोते ने कहा बिल्कुल सर मेरे साथ चलिए, मुझे भी लेके चलिए, क्योंकि मेन चीज तो तोता देखना चाह रहा था वापस, तोता श्रीलंका जाना चाह रहा था वापस। रावल रतन सिंह जी वहां जाते हैं और इस पद्मावत के अनुसार बताया जाता है कि रावल रतन सिंह जी सिंगल द्वीप में 12 वर्षों तक एक भिखारी के वेश में घूमते रहे, केवल रानी पद्मिनी को देखने के लिए। अब बताइए आप क्या कहानी बनाई इस आदमी ने। 12 वर्षों तक मेवाड़ का शासन ऐसे ही चलता रहा, बोल राम भरोसे, और यहाँ के राजा उधर इश्क लड़ाने के लिए पहुंच गए इस ग्रंथ के अनुसार। और 12 सालों तक मेवाड़ रियासत का राजा भिखारी के वेश में घूमता रहा पद्मिनी के लिए। और बाद में जब पद्मिनी दिखी तो रावल रतन सिंह के सामने इस तोते ने जितना वर्णन किया था उतनी ही सुंदर पद्मिनी बताई जाती है। जब गंधर्व सेन को पता चला कि ये भिखारी कोई भिखारी नहीं है, ये किसी चक्कर में हमारे राज्य में आया है, तो उसको दरबार में पेश किया गया। और दरबार में जब उससे पूछा गया कि बता कौन है तू, तब रावल रतन सिंह को समझ में आ गया कि देखो झूठ बोलने से कोई मतलब है नहीं, जो काम आए हैं वो काम निपटा निपटू के चले। तो रावल रतन सिंह ने कहा कि साहब मेवाड़ के गुहिल वंश का राजा रावल रतन सिंह हूं और आपकी पुत्री की सुंदरता से मोहित होकर आपकी पुत्री को देखने यहाँ आया था। वाकई में आपकी पुत्री बड़ी सुंदर है और मैं चाहता हूं कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करूं। क्या तू मेवाड़ का राजा, हम यहाँ इतनी दूर सिंगल द्वीप के, तुझे सुंदरता के बारे में किसने बताया?
कि साहब मुझे तोते ने बताया इतनी देर में तोता फुर, क्योंकि और गंदर से कह रहा है वो तोता तेरे पास पहुंच भी गया, तो वो तोता तो वहां से उड़न छू हो गया। अब गंदर सेन के दिमाग में आया बेटी बड़ी हो गई, कॉलेज वॉलेज जाने लग गई, तो शादी तो करनी है, आज नहीं तो कल शादी करेंगे। और राजा रावल रतन सिंह भी तो मेवाड़ रियासत का राजा, वो छोटी मोटी रियासत तो है नहीं, बप्पा रावल का वंशज है ये भी, तो दोनों के हाथ पीले कर दिए और दोनों मेवाड़ आ गए। अब शुरुआत 2-4 दिन तो आराम से घूमे फिरे, हनीमून वगैरह मनाया, लेकिन अब राजा तो राजकार्य में लगेगा, क्योंकि 12 साल तो पहले उधर खराब करके आया राजा। अब जैसे इधर राजकार्य में लगने आया, तो इस रावल रतन सिंह के दरबार में एक बंगाली बाबा रहा करता था। बंगाली बाबा का नाम था साहब राघव चेतन। बंगाली बाबा का नाम क्या था? बंगाली बाबा का नाम था राघव चेतन। तांत्रिक था ये बंगाल का। और आपने सार्वजनिक शौचालयों में, बस स्टैंड में जो शौचालय बने होते हैं टॉयलेट वगैरह या बस की खिड़कियों पर, वो जो बंगाली बाबा के चमत्कार का जो पर्चा चिपका हुआ रहता है, ये वैसा ही बंगाली बाबा था। वशीकरण किया कराया, सौतन से छुटकारा, व्यापार में हानि, इन सब का इलाज इस बाबा के पास था। तो ये बंगाली बाबा रानी पद्मिनी की सुंदरता से मोहित होकर रानी पद्मिनी पर डोरे डालने लगा। ये बात जब रावल रतन सिंह को पता चली कि राघव चेतन आजकल नए प्रकार की कोई दवाइयां बना रहा है और किसी दिन मेरी रानी को ये दवाइयां खिला के वशीकरण कर देगा और मेरी रानी को लेके ये निकल जाएगा, तो दरबार में राघव चेतन को बुलाया गया, बड़ी सभा में उसको अपमानित किया गया और राघव चेतन के देह थप्पड़ बाहर निकाल दिया गया। राघव चेतन का दिमाग खराब कि दरबार से बाहर निकाला, जो निकाला इतनी सुंदर महिला के दर्शन रोज सुबह शाम हो जाते थे, अब वो दर्शन भी नहीं हो पाएंगे। तो अब राघव चेतन के दिमाग में ये चीज आई कि अगर पद्मिनी मेरी नहीं हो सकी तो पद्मिनी को तेरा भी नहीं होने दूंगा। और राघव चेतन ने कसम खा ली कि जब तक पद्मिनी को प्राप्त नहीं करूंगा या तुझसे पद्मिनी को दूर नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अब सांस नहीं लूंगा। पर राघव चेतन के दिमाग में एक चीज आती है कि रावल रतन सिंह को अगर खत्म करना है तो किसी ऐसे दुश्मन को ढूंढो, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसकी रावल रतन सिंह से या मेवाड़ से कोई ना कोई दुश्मनी हो। ऐसे एक दुश्मन राघव चेतन को याद आता है अलाउद्दीन खिलजी, और राघव चेतन दिल्ली पहुंच जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास, और अलाउद्दीन खिलजी को जाके पद्मिनी की सुंदरता का बखान करता है। जिस प्रकार तोते ने रावल रतन सिंह जी के सामने पद्मिनी की सुंदरता का बखान किया था, उसी प्रकार राघव चेतन जो बंगाली ब्राह्मण था, तांत्रिक था, उसने अलाउद्दीन खिलजी के सामने रानी पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन किया और अलाउद्दीन खिलजी पहली बार सुनते अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग के फ्यूज उड़ गए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी तो कैरेक्टर वाइज भी घटिया आदमी था। अलाउद्दीन खिलजी कहता था, अरे मूवी देखी होगी आपने पद्मावत, उसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो कैरेक्टर दिखाया गया है बिल्कुल वैसा ही था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कहता था कि अल्लाह की बनाई हुई हर नायाब चीज पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार है, हर सुंदर चीज अल्लाह ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए बनाई है, तो ये पद्मिनी भी अलाउद्दीन खिलजी की होके रहेगी। और राघव चेतन को साथ लेकर अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ के बाहर बैठता है और चित्तौड़ किले को चारों तरफ से घेर लेता है। इस पद्मावत के अनुसार बताया गया कि चित्तौड़ का जो पहला घेरा डाला गया, वो चित्तौड़ का पहला घेरा 8 सालों तक डाला रखा, लेकिन उन 8 सालों में पद्मिनी को वो प्राप्त नहीं कर पाया। जब रावल रतन सिंह ने देखा कि पिछले 8 साल से रानी पद्मिनी के दर्शन करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान चित्तौड़ किले का घेरा डाले हुए है, तो क्यों ना एक बार इससे बातचीत की जाए, क्यों ना इससे एक बार मिला जाए। तो रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए दुर्ग से बाहर आते हैं और अलाउद्दीन खिलजी से पूछते हैं कि बताओ ये 8 साल का घेरा किस वजह से डाल रखा है। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मैं केवल एक बार रानी पद्मिनी के दर्शन करना चाहता हूं,
जितनी सुंदरता है उनके बारे में मैंने जितनी बातें सुनी है, क्या रानी पद्मिनी वाकई में इतनी नायाब, इतनी सुंदर है? मैं केवल और केवल आपकी पत्नी के दर्शन करना चाहता हूं और दर्शन करके वापस लौट जाऊंगा। और ये मेरा वादा है, मैं वादा खिलाफ नहीं करूंगा, केवल दर्शन करूंगा और दर्शन करके लौट जाऊंगा। अब राजस्थान के राजपूत बड़े दिल वाले होते हैं सर, जितने वीर हैं उतने ही उदार भी हैं। तो रावल रतन सिंह ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, देखना है तो मैं भी तो इसको देखने के लिए श्रीलंका चला गया था, ये तो दिल्ली से मेवाड़ आया बेचारा, चला जा भाई, देख ले, तू भी देख ले, पर शर्त ये है कि तुझे सामने नहीं दिखाऊंगा, यानी कि केवल पद्मिनी की परछाई दिखाऊंगा। अलाउद्दीन ने कहा भाई तू जैसे दिखाए वैसे दिखा दे, पिछले 8 साल से इस पंडित राघव चेतन ने मेरा जीना आराम कर रखा है, ऐसी पद्मिनी है वैसी पद्मिनी है, भाई एक बार दिखा दे यार कैसी पद्मिनी है। रावल रतन सिंह अपने महलों में अलाउद्दीन खिलजी को लेकर आता है और बताया जाता है कि जो पद्मिनी महल वर्तमान में बना हुआ है, पद्मिनी को वहां सामने बिठाया जाता है और पद्मिनी की परछाई एक कांच में पड़ती है, उस कांच से परछाई दूसरे कांच में, दूसरे कांच से परछाई तीसरे कांच में, और तीसरे कांच से परछाई खिड़की में होते हुए सीधे सामने एक कुंड बना हुआ है, उस कुंड में जाती है और पानी के अंदर उसका प्रतिबिंब दिखाया जाता है। ये सारी कहानी बताई जाती है पद्मावत में। अब एक चीज आप ये बताओ कि कितनी झूठी ये किताब है कि साहब, पहली बात तो ये कि 12 साल तक रावल रतन सिंह मेवाड़ का राजा पूरे राजपाट को छोड़कर एक आशिक की तरह श्रीलंका में पड़ा रहा। दूसरी बात कि 8 सालों तक अलाउद्दीन खिलजी घेरा डाले बैठा रहा। तीसरी बात कि कांच के अंदर प्रतिबिंब दिखाया गया। ये घटना 13वीं शताब्दी की है। ये घटना 13वीं शताब्दी, यूं कहें कि 14वीं शताब्दी की शुरुआत की है। और चाइना इस बात का क्लेम करता है कि हमने कांच का आविष्कार 17वीं 18वीं शताब्दी में किया। तो जब चाइना ने कांच नहीं बनाया था तो उस समय कांच और उस समय दर्पण तो कैसे ही बने होंगे। खैर जो भी रहा होगा, हमें इन कहानियों के बीच में नहीं पड़ना। हमें अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार चित्तौड़ पर अधिकार किया इस कहानी के बारे में समझना है। तो 12 वर्ष तक तो रावल रतन सिंह जी वहां रहे, 8 वर्षों तक इसने घेरा डाले रखा, और जब प्रतिबिंब के अंदर इसके दर्शन करवाए तो अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग खराब हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जितना पद्मिनी के बारे में सुना था उससे कई ज्यादा पद्मिनी सुंदर थी। तो अतिथियों का सम्मान करना हमारे धर्म में लिखा हुआ है। तो अतिथि अलाउद्दीन खिलजी जब दुर्ग से बाहर जा रहा था तो रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने के लिए दुर्ग के दरवाजे तक जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी अपनी वादा खिलाफी करते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी असली औकात दिखाई। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ से अपनी कटार निकाली और रावल रतन सिंह जी गर्दन पे रख दी कि यू आर अंडर अरेस्ट, आप अब मेरी गिरफ्त में हो, आपको दिल्ली चलना पड़ेगा। और किडनैप करके उनको गिरफ्तार करके अलाउद्दीन खिलजी ले गया सीधा दिल्ली। और दिल्ली ले जाने के बाद रानी पद्मिनी के पास अलाउद्दीन खिलजी ने एक संदेश भिजवाया, और उस संदेश में लिखा हुआ था, हेलो डियर पद्मिनी, आई एम अलाउद्दीन खिलजी फ्रॉम दिल्ली। अगर रावल रतन सिंह जिंदा चाहिए तो मैडम आपको दिल्ली आना पड़ेगा, और दिल्ली आके हमारी बेगम बनना पड़ेगा। जब ये खत चित्तौड़ पहुंचा तो चित्तौड़ के महलों में, चित्तौड़ के दरबार में, चित्तौड़ के उस किले में बिजली की तरह गड़गड़ाहट के साथ ये खत सामने आया, और एक वज्रपात सा तूफान, वज्रपात जो है वो जमीन पर आके गिरा। और रानी पद्मिनी ने जब उस खत को पढ़ा तो अपने चाचा गोरा और अपने भाई बादल को बुलाया और सारी समस्या उनके सामने रखी। तो गोरा और बादल ने कहा कि मैडम एक काम करो, आप रिप्लाई में ये लिखवा कर भेजो कि रावल रतन सिंह को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं दिल्ली आने के लिए तैयार हूं।
पद्मिनी ने कहा पागल वागल हो गए क्या, मैं उस दिल्ली में कभी नहीं जाऊंगी। रावल रतन सिंह जब दिल्ली में थे तो इधर गोरा बादल के नेतृत्व में नया षड्यंत्र रचा गया। पद्मिनी ने खत में लिखवा कर भेजा कि मैं वापस तो आ जाऊं, मैं दिल्ली तो आ जाऊंगी, लेकिन राजपूतों में एक परंपरा है कि एक रानी जब दूसरी जगह जाती है तो उसके साथ कई डोलियां भी जाती है, कई दासियां भी जाती है। अगर तुम उन दासियों के रहने की व्यवस्था कर सको तो मैं दिल्ली आने के लिए तैयार हूं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तू आ जा, तेरी दासियां वासियां तेरी मर्जी पड़े जितनी लिया, तू तो दिल्ली आ जा एक बार। अब साहब रानी पद्मिनी ने तैयारी की। अब रानी पद्मिनी के दिल्ली आने की खबर सुनकर अलाउद्दीन खिलजी खुश था और रानी पद्मिनी के साथ दासियां भी आ रही है, इससे अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक भी खुश थे। अब साहब डोलियां तैयार की गई और उन डोलियों में दासियों के बजाय बिठाए गए मेवाड़ के युवा नौजवान लड़के, कोई फौज पुलिस की तैयारी करने वाले बढ़िया गठीले सुडौल लड़के, बढ़िया लठों पे तेल पिला के लट दे दिया हाथों में और उन डोलियों के अंदर बिठा दिए गए। डोलियां पहुंची दिल्ली और दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी बैठा बैठा पद्मिनी के बारे में सोच रहा है, सुबह सुबह नहा धो के बैठा है बिल्कुल। जैसे ही वो डोलियां रुकी, वो रणबांकुरे अपनी डोलियों से बाहर निकले और उन्होंने धोना स्टार्ट किया दिल्ली के सैनिकों को। अलाउद्दीन खिलजी आगे आगे भाग रहा है और मेवाड़ के लड़के उसको पीटते पीटते पीछे पीछे भाग रहे हैं और दृश्य ये बन रहा है कि आगे आगे अलाउद्दीन खिलजी है और पीछे पीछे मेवाड़ के जो दासियां के रूप में बिठा के लाया गया था वो युवा नौजवान के पीछे पड़े हुए हैं। और रानी पद्मिनी जाती है, अलाउद्दीन खिलजी की कैद से रावल रतन सिंह को छुड़ा के वापस मेवाड़ चली जाती है। अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास में, उसके जीवन पर, उसके कैरियर पर सबसे बड़ा शर्मनाक अगर कोई थप्पड़ पड़ा था तो वो थप्पड़ ये था कि दिल्ली एक औरत आती है और दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी को पीट कर उसके पति को छुड़ा के ससम्मान वापस चली जाती है। ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक चांटा था। अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग खराब की बस अब चित्तौड़ खत्म करना है, पद्मिनी अब तो तुझे मेरी होकर रहना ही पड़ेगा। फिर अलाउद्दीन खिलजी वापस चित्तौड़ आता है और इस बार जो सेकंड टाइम था, इस बार 8 महीने का घेरा डालता है और 8 महीने का घेरा डालने के बाद 8 महीने तक चित्तौड़ के किले का घेरा उसने डाले रखा। इस समय इसकी सेना में एक इतिहासकार भी मौजूद था जिसका नाम था अमीर खुसरो। इतिहासकार की भूमिका से इस अभियान में था। अलाउद्दीन खिलजी साथ लेकर आया था कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी, तो मेरे साथ चल और इतिहास लिख ताकि दुनिया को पता चले कि अलाउद्दीन खिलजी क्या चीज था और उससे बदगुमानी करना क्या चीज होता है। अमीर खुसरो इस युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार था जिसने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। और किस पुस्तक में किया है तो तारीख अलाई खज़ाइनुल फुतू जिसे कहा जाता है, उसमें आंखों देखा वर्णन इस युद्ध का उसने किया। जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो गोरा और बादल जो आपस में चाचा भतीजा लगते थे वो दोनों वीरगति को प्राप्त हुए। रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने जोहर किया और 1303 की यह घटना चित्तौड़ किले का पहला साका कहलाती है। चित्तौड़ किले को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम खिजराबाद कर दिया और अपने बेटे खिज्र खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। कुछ समय तक खिज्र खां ने यहाँ शासन किया। उसके बाद खिज्र खां मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ का किला सौंपकर वापस दिल्ली चला जाता है। वही मालदेव सोनगरा है जब कारणदेव चौहान पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1311-12 में अटैक किया था। उस समय मालदेव मूछाला जिंदा रह गया था और अलाउद्दीन खिलजी की सेना में वो आ गया था। तो बाद में जालोर आक्रमण के बाद, जालोर विजय के बाद तक तो खिज्र खां यहाँ रहा, लेकिन बाद में खिज्र खां ने ये किला सौंप दिया मालदेव मूछाला को
और मालदेव मुचाला को सौंपकर ये खिज्र खा भी चला गया दिल्ली। तो इस कहानी के जो झूठे पात्र हैं उनमें बताया गया कि साहब सिंगल द्वीप में रावल रतन सिंह रहा 12 साल तक, चित्तौड़ का पहला घेरा डाला 8 साल तक, और बाद में 8 महीने तक और घेरा डाले रखा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 20 साल और 8 महीने तो अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह ने केवल पद्मिनी के पीछे खराब कर दी। बताओ। दूसरा सबसे बड़ा झूठ दर्पण, उस समय दर्पण नहीं था। तीसरा झूठ ये है कि सरकारी इतिहास जो मेवाड़ राजवंश का लिखा कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ के अंदर, उसमें जो वंशावली दी है उसमें रावल रतन सिंह का शासनकाल केवल 1302 से 1303 तक का ही बताया है। यानी कि इसने टोटल 1 वर्ष तक ही शासन किया। और इस मलिक मोहम्मद जायसी की इस किताब के अनुसार उसने 20 वर्ष और 8 माह का शासनकाल बताया है रावल रतन सिंह का। तो हमें इतना याद रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी थी, सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी, हीरामन उसके तोते का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर अटैक किया था जिसमें गोरा बादल मारे गए थे। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर कर दिया था। कहानियां एग्जाम में नहीं आती है। कहानियों का उद्देश्य केवल आपको आपके माइंड में एक पृष्ठभूमि तैयार करने की जितनी भूमिका कहानियों की होती है। तो आशा करता हूं कि ये सारी चीज आपके दिमाग में आ गई होगी। इस वीडियो को बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार देखोगे तो पूरी कहानी, पूरी चीज आपके दिमाग में बिल्कुल तरीके से सेट हो जाएगी। फिर भी मैं कह रहा हूं आपको कहानियों पर ज्यादा फोकस नहीं करना। बोर्ड पर जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूं इनकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, या साथ के साथ जो मैं बोलता हूं इसके नोट्स आप बीच में पॉज करके उसके नोट्स वगैरह बना सकते हो। तो साथियों, ये थी रानी पद्मिनी की कहानी, राजस्थान के इतिहास की। एक ऐसी महिला, ऐसी वीरांगना जिसने अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वो रानी पद्मिनी, जिसे प्राप्त करने के लिए दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को घेरे रखा, चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कई योद्धा इस युद्ध के अंदर मारे गए, लेकिन रानी पद्मिनी ने अपने नारीत्व की रक्षा करने के लिए, अपने पत्नी धर्म की रक्षा करने के लिए चाहे जौहर व्रत का पालन किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के वो हाथ नहीं है। तो साथियों, राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास को वीरों का इतिहास कहा जाता है, ये बात ठीक है, लेकिन कई मायनों में अगर देखा जाए तो राजस्थान का इतिहास वीरों का इतिहास नहीं, वीरांगनाओं का इतिहास है। राजस्थान की मिट्टी में वो शक्ति है जो इन योद्धाओं को जन्म दे सकती है। आज हम सुनते हैं कि साहब अमेरिका इतना दमदार फाइटर प्लेन बना सकता है, रूस इतना दमदार हथियार बना सकता है, बना सकते होंगे, लेकिन चेतक जैसा घोड़ा और महाराणा प्रताप जैसा बलिदानी व्यक्ति केवल ये राजस्थान बना सकता है। इस दुनिया में अमेरिका, रूस नहीं बना सकते। ये राजस्थान है, यहाँ की मिट्टी में वो उत्पादकता है, वो शौर्य है, वो क्षमता है जो राजस्थान को राजस्थान बनाती है। पूरी दुनिया में इस राज्य को जो अलग पहचान दिलाती है, ऐसी वीरांगनाएं, ऐसे वीर सपूत राजस्थान की मिट्टी में हुए। और राजस्थान का गुहिल वंश, जिसने मुगलों को लेकर, जिन मुगलों ने पूरे भारत को अपने साम्राज्य के नीचे रखा, लेकिन राजस्थान के राजाओं ने, चाहे वो महाराणा प्रताप की बात हो, चाहे वो मारवाड़ के रामचंद्र सिंह जी की बात हो, कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो साथियों, राजस्थान का इतिहास बड़ा समृद्ध, बड़ा गौरवशाली इतिहास है, वीरों और वीरांगनाओं का इतिहास है। यहाँ
राष्ट्रभक्ति में पशु पक्षियों ने भी अपना बलिदान दिया है। ये वो धरती है। नेक्स्ट क्लास में रावल रतन सिंह जी के इतिहास के बाद की चीजें हम पढ़ेंगे और रावल रतन सिंह के बाद अगले जो शासक होंगे वो होंगे राणा हम्मीर, क्योंकि रावल रतन सिंह इस रावल शाखा के आखिरी शासक थे। और अब चित्तौड़ का किला जो अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में जा चुका है, 1303 से 1326 तक इस पर मुसलमानों का शासन रहेगा। और 1326 में एक वीर योद्धा जो हरि सिंह जी का बेटा था राणा हम्मीर, इस चित्तौड़ के किले पर वापस अधिकार करेगा और राणा शाखा की शुरुआत करेगा। इसी